जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या में हम देखेंगे आज पाठ्यचर्या दस्तावेजों के पुनर्निरीक्षण या पुनरीक्षण हेतु रूपरेखा में व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण। तो कहने का तात्पर्य है पाठ्यचर्या दस्तावेजों के पुनर्निरीक्षण हेतु व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण, मतलब कहा जाए जब पाठ्यचर्या का निर्माण हुआ, ये पाठ्यचर्या बना, तो व्यक्ति और समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया, इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ्यचर्या दस्तावेजों के पुनर्निरीक्षण हेतु रूपरेखा। तो समय समय पर पाठ्यचर्या में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार नए नए शिक्षा आयोगों का गठन हुआ। उन आयोगों में पाठ्यचर्या के बारे में विशेष बातें कही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन 1948 में, ठीक है, 48 में राधाकृष्ण शिक्षा आयोग है ना, बना। उसमें पाठ्यचर्या में व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण रखा। उसके पश्चात आया सन 1952 में, ठीक है, मुदालिया आयोग में भी मतलब पाठ्यचर्या में व्यक्ति एवं समाज के प्रति विशेष दृष्टिकोण रखा कि व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। तो उसी को ध्यान में रख करके सन 1952 में मुदालिया आयोग में व्यक्ति एवं समाज के बारे में पाठ्यचर्या में विशेष स्थान दिया। उसके बाद सन 1964 में कोठारी कमीशन, ये नाम सभी जानते हैं, कोठारी कमीशन सन 1964 में। उसके पश्चात आया सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तत्पश्चात आया 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पाठ्यचर्या में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप, है ना, हमारे समाज और व्यक्ति को क्या क्या आवश्यकता है, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या में बदलाव किया। क्योंकि व्यक्ति और समाज को क्या चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है ना, इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सन 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद आया सन 2000 में एनसीएफ 2000 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, ठीक है। उसके बाद 2005 आया में एनसीएफ 2005, ठीक है। उसके बाद और अभी आया नया कौन सा 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आया। तो इन सभी में पाठ्यचर्या में अनेक बदलाव किए गए कि उस समय समाज की स्थिति क्या थी, समाज को क्या आवश्यकता है, समाज के व्यक्तियों को क्या आवश्यकता है, अर्थात जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनको क्या आवश्यकता है, उन्हीं आवश्यकता को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या में संशोधन किया गया और अनेक आयोगों ने इस पर विशेष बल दिया गया, है ना। इसी बल का परिणाम है कि आज शिक्षा में इतने ज़्यादा सुधार हो पाया है और समाज में जो अनेक प्रकार की बुराइयां पहले थी, उन बुराइयों का अंत हो पाया है। और शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शिक्षा में हम नए नए बदलाव नहीं करेंगे तो व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज से व्यक्ति बनता है, अर्थात अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है ना। और उसी समाज में हमारा विद्यालय आता है और वह विद्यालय समाज को एक दिशा और गति प्रदान करता है, क्योंकि समाज विद्यालय के लिए है और विद्यालय समाज के लिए, अर्थात एक दूसरे का पूरक है। ठीक उसी प्रकार कहें तो व्यक्ति और समाज, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पर कहा गया पाठ्यचर्या दस्तावेजों की पुनर्निरीक्षण हेतु रूपरेखा व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण। अगर हम व्यक्ति व समाज की आवश्यकता पर विशेष
ध्यान दें अर्थात दृष्टिकोण डालें, है ना, तो पाठ्यचर्या में कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी कि व्यक्ति को आज के परिवेश में क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या चाहिए, उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, क्या हमारा जो पाठ्यचर्या है वह समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या नहीं करता है ना। तो इस प्रकार इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए और वह पाठ्यचर्या बालकों के लिए सकारात्मक हो, समाज के लिए सकारात्मक हो, व्यक्ति के लिए प्रभावशाली हो, तो वह व्यक्ति वह समाज संपन्न होता है और आगे चलकर वह अनेक प्रकार के जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करता है। तो ये हो गया पाठ्यचर्या दस्तावेजों के पुनर्निरीक्षण हेतु रूपरेखा व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं व्यक्ति एवं समाज, है ना। व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है ना। और समाज एक अच्छे समाज का यही उद्देश्य है कि उस समाज में ऐसे व्यक्तियों का समावेश हो या ऐसे व्यक्ति हो जिनसे समाज और प्रभावशाली हो, और प्रत्येक समाज चाहता है कि उनका आने वाला कल अच्छा हो, है ना। तो इसीलिए पाठ्यचर्या में बदलाव देखा जाता है या पाठ्यचर्या में नए निर्धारण मूल्यों को समावेश करते हैं ताकि उन मूल्यों की पूर्ति करके व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, इसीलिए बालकों को बचपन में ही अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों, नैतिक जिम्मेदारियों, अनुशासन से संबंधित अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है ना, ताकि व्यक्ति समाज की आवश्यकता करे और समाज यह चाहता है कि समाज व्यक्ति को क्या चाहिए, है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है ना। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है, इसलिए पाठ्यचर्या को इस प्रकार बनाया जाए ताकि व्यक्ति और समाज की आवश्यकता के अनुरूप हो सके। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं क्या क्या और पॉइंट होना चाहिए जिनके कारण व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं पर प्रभाव डाला जा सकता है। आइए हम उन पॉइंटों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या दस्तावेजों में व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण। तो क्या क्या पाठ्यचर्या दस्तावेजों में व्यक्ति एवं समाज के लिए दृष्टिकोण बताया गया है, उन्हीं बातों को, उन्हीं बिंदुओं को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय। इसके अंतर्गत कहा गया है कि पाठ्यचर्या का विकास ऐसे होना चाहिए, पाठ्यचर्या का निर्माण ऐसे होना चाहिए, ऐसा पाठ्यचर्या हम बच्चों को परोसे या बच्चों को दें या व्यक्ति को दें या समाज के लोगों को दें तो बालक प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर सके। अर्थात ऐसे, और सभी जानते हैं कि बालक प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ भली भांति सामंजस्य करके अपने जीवन को और अच्छे से आगे ले जा सकता है या उनका विकास कहें तो ज़्यादा होगा। किसमें ज़्यादा होगा? प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य। अर्थात कहा जाए जो प्राकृतिक है और सामाजिक पर्यावरण के साथ अगर तालमेल अच्छा बना रहे, है ना, उसमें संबंध अच्छा बना रहे तो बच्चों का भली भांति विकास होना जरूरी है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा गया है सामाजिक शांति की स्थापना। अब इसमें कहा गया है कि पाठ्यचर्या में सामाजिक शांति के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसा समाज जहां अशांति फैला हुआ है, जहां आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उस समाज का विकास होना मुश्किल है, या कह सकते हैं उस समाज का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सामाजिक शांति की स्थापना की जाए। इसके लिए सामाजिक शांति की स्थापना की जाए, इसके लिए समाज के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, ये सब लाना जरूरी है, तभी सामाजिक शांति स्थापना होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पाठ्यचर्या में ऐसे फार्मूले को या कहें कि ऐसे पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए जिनसे सामाजिक शांति की स्थापना हो सके। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अनेक प्रकार के आदर्शों से युक्त, अनेक प्रकार के ऐसे कहानी, अनेक प्रकार के
अनेक प्रकार के ऐसे मतलब नियमों को मतलब बच्चों के सामने बताया जाए ताकि वह समाज में शांति स्थापित कर सके। आइए चलते हैं तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। अब यहाँ पर कहा गया है लोकतांत्रिक, है ना। तो भारत एक विशाल देश है, ये तो जानते ही है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, जिसमें लोकतांत्रिक अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ राजशाही व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। अगर व्यवस्था लागू नहीं है और प्रत्येक बालक को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाना है ना, तो इसके लिए पाठ्यचर्या में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। और ये लोकतांत्रिक मूल्य का विकास हो जाएगा तो भारत एक समृद्धशाली राज्य बन जाएगा। इसी आकांक्षा और आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या में लोकतांत्रिक मूल्यों का विशेष ध्यान दिया गया है ताकि व्यक्ति और समाज, है ना, व्यक्ति और समाज का भली भांति विकास हो सके, ठीक है। आइए चलते हैं चौथा में कहा गया है सामाजिक मूल्यों के विकास, ठीक है। अब सामाजिक मूल्यों के विकास, भाईचारा, स्वतंत्रता, है ना, लोकतांत्रिक मेल मिलाप, है ना, अर्थात एक समाज में रहते हैं तो कौन कौन से ऐसे सामाजिक मूल्य है जिनका उपयोग करके हम समाज को और आगे ले जा सकते हैं। तो कहा गया है सामाजिक मूल्यों का विकास। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में सामाजिक मूल्यों को डाला जाए, है ना, लोकतांत्रिक डाला जाए, नागरिक शास्त्र से संबंधित डाला जाए, है ना, मनुष्य की आवश्यकताओं से संबंधित डाला जाए, मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष को डाला जाए, जिनसे बालकों का ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक विकास हो, अर्थात सामाजिक मूल्यों का विकास हो। पांचवा ये नैतिक मूल्यों का विकास, ठीक है। बालक के अंदर सही गलत उचित अनुचित में भेद कर सके ऐसे मूल्यों का विकास हो। इसके लिए स्वतंत्रता हो, इसके लिए अनेक प्रकार के और कहें तो आइए हम देख रहे हैं नैतिक मूल्यों का विकास। तो नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होगा, इसके लिए पाठ्यचर्या दस्तावेजों में हमें ऐसे मतलब प्रकरण को डालना होगा जिनसे बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होना जरूरी है। उदाहरण के लिए ईमानदारी, शांति, नेतृत्व, सत्य, त्याग, परिश्रम, ऐसे नैतिक मूल्यों को पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए जिनके कारण बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा। ईमानदारी आएगी, शांति स्थापित होगा, नेतृत्व होगा, सत्यता आएगी, त्याग की भावना आएगी, परिश्रम पर जोर दिया जाएगा। ये सारे नैतिक मूल्य है। इनके अलावा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, है ना, और बहुत कुछ है। नेक्स्ट आइए भाईचारा की भावना का विकास। अब देखिए भाईचारा की भावना का विकास किस प्रकार होगा, तो हम सभी प्राणी को समान मानेंगे, है ना, समानता आएगी, है ना, न्याय करेंगे, सही न्याय करेंगे, है ना, किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे बल्कि जो न्याय प्रणाली है उन पर विशेष ध्यान देंगे। स्वतंत्रता अर्थात सबको आज़ादी देंगे। इस प्रकार भाईचारा की भावना का विकास होगा। अगर हम देखें तो पाठ्यचर्या में ऐसे पहलुओं को डाला जाए जिनसे भाईचारा का निर्माण हो, है ना। तो भाईचारा कैसे आएगी, जैसे कि अभी वर्तमान में देखें तो हिंदू मुस्लिम, है ना, विवाद आज भी चलता रहता है। तो उन दोनों में भाईचारा लाने के लिए और अनेक प्रकार के त्यौहार है और अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम है, ऐसे मंच तैयार करें जिनसे भाईचारा आए। साथ ही साथ पाठ्यचर्या में, है ना, ऐसे मतलब कहानियों को, ऐसे सद्गुणों को डाला जाए पाठ्यचर्या में जिनसे बालकों के अंदर नैतिक विकास स्थापित हो सके। नेक्स्ट आई धर्मनिरपेक्षता, है ना। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय जब संविधान बना तो संविधान में एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता, अर्थात हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है। तो कहा गया है कि किसी विशेष धर्म को विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा, है ना, विशेष धर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा या विशेष वर्चस्व नहीं दिया जाएगा, किसी एक धर्म दूसरे धर्म पर विशेष दबाव नहीं डालेगा, इस प्रकार से कहा गया है ना। और हमारा जो
की जो संविधान है उसमें किसी एक धर्म को विशेष बल नहीं दिया जा रहा है ना। सभी धर्म आपस में समान है, समानता की बात करता है हमारा संविधान, और यहाँ के नागरिक भी है ना। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता, आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, विशेष धर्म के लोग या अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो पाठ्यचर्या में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाए, है ना। अगर दी जाए तो सभी धर्मों का कुछ कुछ समावेश हो, लेकिन अगर किसी एक धर्म को पाठ्यचर्या में स्थान न दिया जाए तो उसमें एक तो अलग वैमनस्य की भावना आएगी और उन भावना के चलते आपसी झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हम किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पर धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है। 8वां है लोकतंत्र को सुदृढ़ करना। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए, इसके लिए पाठ्यचर्या में व्यक्ति व समाज के प्रति विशेष दृष्टिकोण यह रखा जाए ताकि व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाए, इसमें अच्छे विचारधाराओं को शामिल किया जाए। लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो, इस पर पाठ्यचर्या में विशेष ध्यान दिया जाए ताकि ये लोग जब आगे चल करके राजनेता बने तो अच्छे लोकतंत्र अर्थात स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सके। इसीलिए लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए। तो इसके लिए पाठ्यचर्या में व्यक्ति व समाज को के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आइए विविधता का सम्मान। आप जानते ही हैं विविधता मतलब कहा जाए कि भारत धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है विविधता का सम्मान करें, अर्थात धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो विविधता पाई जाती है उनका सम्मान करें, है ना। और तो पाठ्यचर्या में ऐसे फार्मूले को ऐड किया जाए ताकि व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट आइए 10वां सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। अब पाठ्यचर्या में व्यक्ति व समाज को विशेष ध्यान में देखते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा से संबंधित पाठ्यचर्या में ऐड किया जाए या जोड़ा जाए ताकि हमारे जो बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, इनके अलावा अनेक प्रकार की गुफाएं हैं, है ना, अनेक प्रकार के और धरोहरें हैं और खुदाई से प्राप्त और अनेक प्रकार के कहा जाए मुद्रा है, औजार है। तो ये जितनी भी विरासत है उन विरासतों का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। ठीक है, आइए चलते हैं 10 की बात और है। तो हमने देखा प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ समन्वय किया जाए, सामाजिक शांति की स्थापना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल, नैतिक मूल्यों का विकास, है ना, भाईचारा की भावना का विकास, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाए, विविधता का सम्मान किया जाए, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। इनके अलावा और है जो पाठ्यचर्या में ऐड करके व्यक्ति और समाज को ध्यान में रख करके ऐसे पाठ्यचर्या का निर्माण करें जो व्यक्ति और समाज की आवश्यकता के अनुरूप हो। तो आइए हम 11वां पॉइंट देखते हैं। आइए देखते हैं शिक्षा व समाज में समन्वय। शिक्षा व समाज में समन्वय, इसके पहले हमने देखा व्यक्ति और समाज में समन्वय, किस प्रकार व्यक्ति और समाज में समन्वय हो करके हम समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षा व समाज में समन्वय, आप सभी जानते हैं कि भारत का कुछ विशेष समाज या समुदाय है ना शिक्षा से वंचित है ना। तो जो पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाते हैं, है ना, तो उसमें व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा व समाज में समन्वय स्थापित किया जाए। आप देखे होंगे एक विशेष समुदाय जिनको बोलते हैं जो खबर वगैरह पकड़ते हैं जैसे सवरिया, है ना, तो वह समुदाय शिक्षक से वंचित है, अर्थात शिक्षा व समाज में विशेष संबंध स्थापित नहीं हो पाया। तो ऐसे समाज को शिक्षा से क्या करना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, अर्थात विशेष तालमेल होना चाहिए ताकि भारत के सभी समाज को समान शिक्षा मिल सके। ठीक है, इसलिए समन्वय होना चाहिए। 12 आते हैं जेंडर अवधारणा को कम करना। यहाँ पर कहा गया है जेंडर अवधारणा को कम करना, अर्थात कह सकते लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लेकिन
अगर हम जेंडर अवधारणा को कम करें तो लड़की और लड़के में समानता लाई जाए, है ना, उनमें भेदभाव न किया जाए। इस प्रकार जेंडर अवधारणा को कम किया जा सकता है, अर्थात किसी विशेष लिंग को यह, है ना, विशेष महत्व न दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो पाठ्यचर्या दस्तावेज है ना, उसमें इनको जोड़ा जाए। 13वां है समाज में भेदभाव को समाप्त करना। अब समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव है, रूढ़िवादिता है, छुआछूत की भावना है, तो पाठ्यचर्या दस्तावेज निर्माण करते समय व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में देखते हुए क्या किया जाए, जो समाज में भेदभाव हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आइए शैक्षिक वर्चस्व को कम करना। अब यहाँ पर कहा गया है कि कुछ विशेष वर्ग शिक्षा को प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीत है और दुनिया भर की तमाम सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, वही दूसरा वर्ग, है ना, अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, जिनके कारण कुछ विशेष वर्ग शैक्षिक वर्चस्व की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो इस प्रकार शिक्षा इस प्रकार दिया जाए, इस प्रकार दोनों वर्गों को विशेष ढंग से दी जाए। जब पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाया जाए तो ऐसी प्रणाली की व्यवस्था किया जाए या विकास किया जाए जिसमें जो निम्न वर्ग है उनको और उच्च वर्ग दोनों को समान शिक्षा दिया जाए, जिससे जो शैक्षिक वर्चस्व है वो कम हो सकता है। अर्थात कह सकते हैं किसी विशेष वर्ग है, उस वर्ग को और ये जो वर्ग है निम्न वर्ग है, दोनों को समान शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट आई 15 समाज के सभी वर्गों को समान महत्व है। अब समाज में अनेक प्रकार के वर्ग होते हैं, है ना, जैसे कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्गों को समान महत्व दिया जाए। 16वां है विद्यालय लघु समाज के रूप में। जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। जॉन डेवी महोदय ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, अर्थात विद्यालय है वो समाज के अंदर आता है, अर्थात कह सकते हैं कि विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, है ना, जो समाज के अनुसार हो। तो इस प्रकार ये हो गया विद्यालय लघु समाज के रूप में होना चाहिए। 17वां ये समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर सभी व्यक्तियों के लिए समान शैक्षिक अवसर होना चाहिए, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या किसी निश्चित समुदाय के आधार पर समान शैक्षिक उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये सारे जितने भी पॉइंट है 1 से लेकर 17, तो जब पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाया जाए तो व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाया जाए और उनको लागू किया जाए। तो ये हो गया पाठ्यचर्या दस्तावेज व्यक्ति एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण। अब दूसरा आएगा पाठ्यचर्या दस्तावेज में और क्या क्या कहा गया है उनको जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।